फादर्स डे की सीरीज हमारे साथ आपकी चल रही है और ये हमारा तीसरा एपिसोड है फादर्स डे सीरीज का। आप सब ने खूब सराहा है हमारे पार्ट 1 को, पार्ट 2 को। इसी उम्मीद के साथ आप पसंद करेंगे हमारा पार्ट 3। हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। एंड दीपक जी, हमारे जैसे दूसरे एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था श्रवण कुमार के बारे में, तो आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे एक पुत्र भक्त जो कि मेरे को इतना मेरा ज्ञान नहीं है उसके बारे में, ठीक है, मेघनाथ के बारे में, राइट। तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि क्या है मेघनाथ का कैरेक्टर, थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करें। तो अगर हम मेघनाथ की भक्ति की बात करते हैं ना, तो एक बार हमें श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा को कैसे माना था, एक बार उसको समझना पड़ेगा। मेरे पिता तेरे लाडले करते हैं परिणाम अब, मेरे पिता तेरे लाडले करते हैं परिणाम अब, धर्म पे अपने पिताजी वारेंगे अपनी जान हम, वक्त है बुला रहा धर्म याद आ रहा, रघुवंशी शान का झंडा लहराएंगे प्यारे वतन। सो तुषार, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे फादर्स डे? फादर्स डे मैं पापा के साथ घूम के, पापा के साथ वो चीज़ें सीख के जो पापा आगे जो दुनिया में कर रहे हैं वो चीज़ें सीख के सेलिब्रेट करना चाहूँगा। बाप पूरी ज़िंदगी एक मेहनत करता है, राइट, जैसे आपने बताया, एक हम हर किसी की एक एज होती है, उसमें वो चाहता है कि वो पैसा कमाए और अपनी इज्जत कमाए और एक जिसे कहते हैं ना प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। और वही जब एक प्रतिष्ठा जब हो जाती है एक स्टेज के बाद में, वो चाहता है कि मेरी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो मेरे बच्चे हैं, उसको संभालें। कि हर पुत्र को अपने ना पिता की पितृ भक्ति करनी चाहिए। अगर पिता दुराचारी भी है तो भी पुत्र का ये फर्ज है कि वो अपने पिता को देव तुल्य समझे। पिताजी के प्रणय को निभाने जा रहे आज भगवान हम, तेरी कसम परमात्मा रखेंगे कुल की शान हम, क्षत्रियों की शान का रघुवंशियान का, अपने कर्तव्य का दुनिया में नाम हो, क्षत्रियों की शान का रघुवंशियान का, अपने कर्तव्य का दुनिया में नाम हो। एज अ सन आपको मेघनाथ को देखना चाहिए कि रावण गलत ही कर रहा था बट स्टिल वो अपने फादर के साथ खड़ा था। तो मेघनाथ एक बहुत अच्छा पुत्र रहा है सर, और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ऐसी चीजें सीखने वाली है। और उसकी जिद थी कि अगर राम अपनी पितृभक्ति से मजबूर है ना, अगर वो अपने पिता की बात मानने के लिए वनों को आ सकता है, तो मैं अपनी पिता की बात मानने के लिए युद्ध कर सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई क्षति नहीं है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। अपने अपने फर्ज का करते रहेंगे ध्यान हम, अपने अपने फर्ज का करते रहेंगे ध्यान हम, तुम्हारी नसीहतें पिताजी कभी भी ना भूलेंगे हम, तुम्हारी नसीहतें पिताजी कभी भी ना भूलेंगे हम, तुम्हारे इस प्यार से माँ के आशीर्वाद से 14 वर्ष काट के लौट के आएंगे हम, तुम्हारे इस प्यार से माँ के आशीर्वाद से 14 वर्ष काट के लौट के आएंगे हम। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फादर्स डे की सीरीज हमारे साथ आपकी चल रही है और ये हमारा तीसरा एपिसोड है फादर्स डे सीरीज का। आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र की बात करेंगे जिसे अक्सर केवल एक योद्धा के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसके भीतर एक समर्पित पुत्र भी था, मेघनाथ। आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। मेघनाथ अपने पिता रावण के प्रति जो निष्ठा रखता था, जो सम्मान रखता था, जो कर्तव्य बोध दिखाता था एक पिता पुत्र का, उसी नजरिए पे, उसी दृष्टिकोण पर आज हम अपना पॉडकास्ट करने वाले हैं। हमने अपने पार्ट 1 में रामायण को उठाया, जहां पर हमने बात की राजा दशरथ की, उनके प्रेम की अपने पुत्र के प्रति,
हमने पार्ट 2 जहां हमने आपको दिखाया श्रवण कुमार की भक्ति की, और अब इसी के साथ हम अपना पार्ट 3 लेकर आए हैं जहां एक अलग दृष्टिकोण आपको दिखाने वाले हैं। आप सबने खूब सराहा है हमारे पार्ट 1 को, पार्ट 2 को। इसी उम्मीद के साथ आप पसंद करेंगे हमारा पार्ट 3। हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं और आज का ये पूरा पॉडकास्ट हमारे को होस्ट मिस्टर अजय साहोर करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड पसंद आएगा, क्योंकि आज इस सीरीज के पार्ट 3 को वो एक अलग दृष्टिकोण से आप सभी के भीतर लेकर जाएंगे। और एज यूजुअल हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर दीपक मदान, दी फाउंडर ऑफ दी स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस। साथ उनका देने के लिए आए हैं उनके बेटे तुषार मदान। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पॉडकास्ट। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अंजलि ने बताया, आज हमारे साथ में है हमारे बड़े खास मित्र जिनका नाम है दीपक मदान, और उनके साथ में है उनके सुपुत्र तुषार मदान। दीपक जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखो, हम कहने का मतलब ये कि सर आज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स है, ठीक है। आप लोन्स में हैं और मैं कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में हूँ, ठीक है। तो रियल एस्टेट में हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ कि वो इट्स नॉट अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट, इट्स बियॉन्ड लव, केयर, इमोशंस एंड कनेक्शंस। और उसमें क्या होता है कि आपके ज़रिए, आपके माध्यम से हमें किसी ऐसे करेक्टर के ऊपर बात करने का मौका मिल जाता है जो शायद हम किसी सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे पाए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, जैसे मैं आपका हमेशा करता आया हूँ सर, थैंक यू। बिल्कुल। एंड दीपक जी, हमारे जैसे दूसरे एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था श्रवण कुमार के बारे में, तो आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे एक पुत्र भक्त, जो कि मेरे को इतना मेरा ज्ञान नहीं है उसके बारे में, ठीक है, मेघनाथ के बारे में, राइट। तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि क्या है मेघनाथ का कैरेक्टर, थोड़ा सा और अब एक्सप्लेन करें। देखिए सर, जैसे कि मैं धन्यवाद कर ही चुका हूँ, बट फिर भी एक बार दिल से दोबारा करना चाहूँगा, क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक मैं ऐसा मानता हूँ, इसको बात करने के लिए ना आपको एक्सट्रीम लेवल की पावर चाहिए होती है। जैसा मैंने अपने हर पॉडकास्ट में बोला है, हमने पहले डिस्कस किया था रामायण के मुख्य किरदार, ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी की। हमने दूसरे पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, हमने श्रवण कुमार जी के रोल के बारे में। आज हम एक और ऐसे पुत्र के बारे में बातचीत करेंगे जो कहीं ना कहीं हम एक सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले बताना चाहूँगा सर, जैसा कि सभी जानते हैं और हर बार मेरे को बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है सर कि हर पॉडकास्ट में, हर डिस्कशन में सर एक नई ऑडियंस ऐड होती है, ठीक है ना। तो मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन है, और आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर लास्ट 2 ईयर बैक। और मेरी जो कंपनी की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो आइडियली पीपल आस्क मी कि हाउ डज स्टोरीज वर्क्स इन रियल एस्टेट। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एवरी स्टोरी मेक्स अ होम एंड एवरी होम मेक्स अ स्टोरी। हम जब घर में रहते हैं ना सर, तो घर में जितने भी किरदार होते हैं सबका एक अहम रोल होता है, ठीक है, जिसको हमारे दीवारें विटनेस करती हैं, ठीक है। हमारे हर घर का वो कोना कहीं ना कहीं विटनेस करता है। एंड आज की डेट में सर देखो, देयर वाज अ टाइम जब लोग जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे, फिर एक टाइम आया जब लोग न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहने लगे। आज फिर वो टाइम आ गया है, एंड स्पेशली थैंक टू दोज डेवलपर, दे आर डेवलपिंग काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वो आपको 5 BHK 4 BHK बड़े लग्जरी होम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज वो टाइम फिर आ गया जहाँ पे परिवार आपस में कनेक्ट होके रहे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो शायद कम इन कैरेक्टर्स के बारे में जानती है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि उनका क्या रोल है, क्या योगदान है। एंड दीपक जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट किया है श्रवण कुमार के बारे में, मैं बहुत कुछ जान पाया हूँ उस पॉडकास्ट के माध्यम से। और मेघनाथ तो मेरे लिए बिल्कुल ही एक नया कैरेक्टर है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे मेघनाथ के बारे में नहीं पता। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपने बताया कि मेघनाथ भी एक बहुत ही पितृभक्त थे, तो बिल्कुल आप थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए कि मेघनाथ के बारे में। देखिए सर, जैसा कि ना हमारी पहले भी 2 पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ है कि पुत्र और पिता का जो रिश्ता होता है ना, वो कहीं ना कहीं डर, रिस्पेक्ट और कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों से कनेक्टेड होता है। आप डर को पहले कह लो या रिस्पेक्ट कह लो। अब ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू नहीं होती? देखो, सबसे पहले बात आती है कि बच्चे का ना अपने माता पिता की बात को मानना। अब सर देखो, इस कैरेक्टर को बताने से पहले ना हमारे को ये समझना पड़ेगा कि बात को मानने का ना अमाउंट ऑफ परसेंटेज कितना है।
मतलब जैसे सपोज करो, मान लो पेरेंट्स कोई बात बोल रहे हैं, तो बच्चे ने उसको किस लेवल तक मानना है। एक ही बारी में हामी बोलनी है, थोड़ा सा पूछ के हामी भरनी है, क्वेरी को क्लियर करके करनी है, कैसे करनी है। सर देखिए, ये तो हर बच्चे की अपनी मानसिकता है, उसके फैमिली के एटिकेट्स हैं, उसके अपने संस्कार हैं, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सर अगर पेरेंट्स की आज्ञा बच्चे कितनी मानते हैं, अगर ये आपको सीखनी है ना, तो देखिए कहते हैं चाहे आप किसी भी किरदार के बारे में बात करें, आपको अच्छे बुरे दोनों किरदारों को लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। जहां राम एक अच्छे पितृभक्त थे, वहां मेघनाथ भी अच्छे पितृभक्त थे, बट दोनों के कर्मों में कहीं ना कहीं फर्क था, ठीक है ना। बट पितृभक्त दोनों बहुत अच्छे थे। तो अगर हम मेघनाथ की भक्ति की बात करते हैं ना, तो एक बार हमें श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा को कैसे माना था, एक बार उसको समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कि उस आज्ञा को भगवान ने कैसे माना था, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो समझ पाए कि किस लेवल पे कितनी माननी है, कितनी नहीं माननी और कैसे माननी है। तो एक बार तो बेसिकली हम बात करेंगे भगवान श्री राम की पितृभक्ति के बारे में और मेघनाथ की पितृभक्ति में क्या हमारे डिफरेंसेस हैं दोनों की उसमें। तो इस बात को मानने के लिए ना सर, मैं एक गीत आपके सामने रखना चाहूंगा शुरुआती दौर में ही। और ये गीत उस समय का है, ठीक है, जब राजा दशरथ हालांकि नहीं चाहते थे, उन्होंने कैकेयी को ये बात बोली थी कि भाई भरत को राज देना दे दो, ठीक है, बट राम को वनवास मत भेजो। बट वो कहते हैं ना कि यस, राजा दशरथ ने ये बात बोली थी कैकेयी को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 वर हैं आपके, पहले वर में आप भरत को राज तिलक दे दो, बट राम को वन मत भेजो। राम जो मेरे दिल के नजदीक है, मेरे दिल का प्यारा है, ठीक है, उसको वन मत भेजो, क्योंकि उसकी जुदाई में सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हमने आज्ञा समझनी है, हर उस बच्चे ने आज्ञा समझनी है कि माता पिता की आज्ञा को कैसे माना जाता है। तो उस आज्ञा को राम ने कैसे माना था। राम ने जब समय आया था जाने का, तो कैकेयी ने मंत्री जी को ये बोला था कि आप पहले राम को बुला के लाओ। जब राजा दशरथ की तबीयत खराब थी, तो राम जब आए तो उन्होंने कहा ये पिताजी की तबीयत क्यों खराब है, ठीक है। तो उनको बताया गया कि भाई जो है आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और जो है भरत के लिए जो है राज तिलक मांगा गया। तो भगवान श्री राम ने बहुत प्यारी बात बोली थी। उन्होंने बोला था बस इतनी सी बात है, आप देखो ना आपका श्री राम, आपका पुत्र श्री राम किस तरह से आपकी बात की पालना करता है, और आपने तो बहुत अच्छा मेरे भाग्य खोल दिया। आपने भरत को छोटा जानकर, ठीक है, अयोध्या का राज तिलक दिया है, और मुझे बड़ा जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलने का मौका दिया है। तो पिताजी ये तो मेरा सौभाग्य है, आप मेरे भाग्य को खोलने वाले दाता हैं, मेरे पित्र हैं आप। तो उन्होंने किस तरीके से बात को मानी थी, तो उन्होंने एक गीत प्रेजेंट किया था कि देखो, इसको ये बोलते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में रह रहे हो, आप घर परिवार में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, आप कहीं जा भी रहे हैं ना, तो अपने पीछे की रिसोर्सेज को बहुत अच्छा करके जाए। बिल्कुल है, ठीक है ना। आप अगर पीछे के रास्तों को खराब करके जाएंगे, कल को आपको दोबारा वहां पे आना पड़ा तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी आपको। इसको बोलते हैं कि अगर आप कहीं ऊंचाई पे भी किसी भी सक्सेस की हाइट को आप पहुंच जाए, तो अपने पीछे के लोगों से बिल्कुल बना के चलें, क्योंकि कल को अगर वापस आना पड़ा तो यही लोग आपको दोबारा मिलेंगे। तो उस समय जब राजा राम जो थे, ठीक है, वनों को जा रहे थे, सीता ने भी वनों को जाने की तैयारी की थी और लक्ष्मण ने भी। तो उस समय सीन ये था कि राजा दशरथ की तबीयत बहुत खराब थी और तीनों रानियां साथ बैठी हुई थी। तो उन्होंने किस तरीके से उनकी आज्ञा को मानी थी, ठीक है, तीनों ने उनकी आज्ञा इस तरीके से मानी थी, इस गीत के माध्यम से। प्यारे वतन जग गुजारे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडलेरी माँ। प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। फूले फले तेरे गगन के तले, दे हमें भी तू शक्ति हमारे दाता। अच्छा नहीं है यहाँ ठहरना, अच्छा नहीं है यहाँ ठहरना। प्यारे वतन जग गुजारे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडलेरी माँ। प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। ये उस समय का सीन है जब राजा दशरथ तबीयत खराब है और तीनों रानियां हैं, वो किस तरीके से वन को जा रहे हैं, झगड़ा करके नहीं जा रहे,
पिता ने अगर कोई बात बोल ली है तो उनकी उलावना करके नहीं जा रहे, उन्होंने बोला हम खुशी खुशी जा रहे हैं, प्यारी अयोध्या अलविदा। क्योंकि जितने टाइम तक कैकेयी का मानना ये था कि राजा दशरथ राम को देखेंगे ना उतनी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, तो उचित ये है कि राम को बहुत जल्दी जो है वनों को भेजा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने सारी प्रजा से आज्ञा मांगी थी, पिताजी के पैर छुए थे, रानियों से, अपनी माताओं से जो है माफी भी मांगी थी और वनों को जाने की तैयारी की थी। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से बोला था, मेरे पिता तेरे लाडले करते हैं परिणाम अब, मेरे पिता तेरे लाडले करते हैं परिणाम अब, धर्म पे अपने पिताजी वारेंगे अपनी जान हम, वक्त है बुला रहा धर्म याद आ रहा, रघुवंशी शान का झंडा लहराएंगे, प्यारे वतन जग गुजारे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडले री माँ, प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। अब उन्होंने पिताजी को बोला आपके लाडले हैं, हम जा रहे हैं और हम अपने धर्म का ध्यान रखेंगे, आपको किसी भी तरीके की जो डर की बात करते आए हैं ना, आज हम उस डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, कि जो पिता को डर है ना कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, रघुवंशी शान का हम झंडा फहराएंगे, हम अपने धर्म का ध्यान रखेंगे, ऐ पिता तेरे लाडले, आज जो है ना अब हम वन को जा रहे हैं। तो उन्होंने हर तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर हम वनों को भी जा रहे हैं ना तो पिताजी आप शांत रहिएगा, माहौल शांत रहे बस, ठीक है ना। फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति में अपने पिताजी को क्या बात बोली थी, पिताजी के प्रण को निभाने जा रहे आज भगवान हम, पिताजी का प्रण था कैकेयी को, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने 2 वर दे दिए थे, तो अब वो भगवान से बात करें, पिताजी के प्रण को निभाने जा रहे आज भगवान हम, तेरी कसम परमात्मा रखेंगे कुल की शान हम, क्षत्रियों की शान का रघुवंशियान का, अपने कर्तव्य का दुनिया में नाम हो, क्षत्रियों की शान का रघुवंशियान का, अपने कर्तव्य का दुनिया में नाम हो, प्यारे वतन जग गुजारे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडले री माँ, प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। अब यहाँ पे उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि आपके प्रण को निभाने के लिए, और ईश्वर से उन्होंने कसम खाई है कि हम अपने कुल का ध्यान रखेंगे और जो हमारा कर्तव्य होगा ना उसकी हम पालना करेंगे। और आज देखो सर, कितने अरसों के बाद आज भगवान राम की भक्ति को याद किया जाता है। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर किसी बच्चे का नाम रा से आता ना तो लोग राम रखना पसंद करेंगे, लक्ष्मण रखना पसंद करेंगे, लेकिन कैकेयी रखना कोई पसंद नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि कर्मों की पूजा होती है। बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब एक उन्होंने मैसेज दिया था कि हम 14 वर्ष के बाद भी बहुत अच्छे से लौटेंगे और जैसे आपका पुत्र राम है ये राम ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने अगर वनवास दिया है तो मेरे प्यारे मेरी मोहब्बत में कोई कमी आएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर तीसरी संवाद में उन्होंने अपने पिता से क्या बात बोली थी, अपने अपने फर्ज का करते रहेंगे ध्यान हम, अपने अपने फर्ज का करते रहेंगे ध्यान हम, तुम्हारी नसीहतें पिताजी कभी भी ना भूलेंगे हम, तुम्हारी नसीहतें पिताजी कभी भी ना भूलेंगे हम, तुम्हारे इस प्यार से माँ के आशीर्वाद से 14 वर्ष काट के लौट के आएंगे हम, तुम्हारे इस प्यार से माँ के आशीर्वाद से 14
14 वर्ष काट के लौट के आएंगे हम, प्यारे वतन जग गुजारे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडले री माँ, प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। फूले फले तेरे गगन के तले, दे हमें भी तू शक्ति हमारे दाता, अच्छा नहीं है यहाँ ठहरना, अच्छा नहीं है यहाँ ठहरना, प्यारे वतन जग गुजारे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडले निमन, प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। अब देखो उन्होंने अयोध्या को भी छोड़ा तो किस तरीके से छोड़ा, मतलब जब देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, जब आप किसी चीज को, कोई आपने रिश्ता निभाना है, कुछ भी करना है, जब आप किसी चीज को छोड़ गए हो ना, तो आप छोड़ने से पहले सोचो कि आपने उसको पकड़ क्यों रखा था, और जब पकड़ रखा था तो आपका रिलेशन क्या था। ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते को, आज हमारा थोड़ा सा समाज ऐसा हो रहा है कि अगर पेरेंट्स कुछ कह भी देते हैं तो शायद वो बच्चे उस लेवल तक बात को ले जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए दूरियां बहुत बढ़ सी जाती हैं। बट जैसा कि आपने पूछा कि मेघनाथ का क्या कैरेक्टर है, तो मेघनाथ को कैरेक्टर्स के समझने से पहले राम की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी था। तो ये हर बच्चे के लिए जानना बहुत जरूरी है कि राम ने अपने पिता की आज्ञा को कैसे नतमस्तक किया था और कैसे माना था। तो राम के वन जाने के बाद ना तो कैकेयी के मन पे कोई संकोच था, ना माता कौशल्या के मन पे, और ना ही माता सुमित्रा के मन पे। और अयोध्या से तो उन्होंने बोला था प्यारी अयोध्या अलविदा, और सारी बातें उन्होंने बोली थी कि हम शान रखेंगे, मान रखेंगे, ईश्वर की कसम, हम कुल का, हमारे कर्तव्य का दुनिया में नाम होगा। ठीक है ना। तो इसी कैरेक्टर को अब आगे ले जाते हुए देखो, जैसे कि आज हमारी बात हो रही है एक कैरेक्टर मेघनाथ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए रामायण में अगर राम एक मुख्य किरदार थे ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ सर रावण भी मुख्य किरदार थे। यहाँ पे मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, देखिए अगर किसी बच्चे का नाम राम से रा से आता है तो लोग राम रखना जरूर पसंद करेंगे, बट रावण नहीं रखेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे सर खेल आता है कर्मों का, कि आपके कर्म कैसे हैं। बट यहाँ पे मैं दोबारा एक चीज बोलूंगा, डर, रिस्पेक्ट। आपको मैं एक चीज बताता हूँ सर, एक पिता के मन में ना, देखो जब हम उस एज पर होते हैं ना, जब हमारे को जीवन में ना संपत्ति जोड़नी होती है, ठीक है, संपत्ति लगा लो, मान, प्रतिष्ठा, पद, ठीक है, इन सब चीजों को हम जोड़ते हैं ना, तो जब ये जुड़ जाती है, पहली टेंशन हमारे को होती है जोड़ने की। बिल्कुल। जब जुड़ जाती है तो हमारे को टेंशन होती है इसको संभालेगा कौन। बिल्कुल। और एक पिता का ना सख्त होना इसलिए जरूरी है सर, मैं एक चीज बोलूंगा, जिन तारों में करंट नहीं होता ना, लोग कपड़े सुखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल है। अगर पिता में शक्ति नहीं होगी ना, तो कहीं ना उनका खामियाजा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। एंड अगर किसी को ये पता है कि इसका पिता सख्त स्वभाव का है, या थोड़ा सा डर है पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, किसी भी चीज का लगा लो, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं तक सेफ रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैंने रामायण कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को एक चीज पता है सर, सोने की लंका, इतना बड़ा साम्राज्य, राजा, ठीक है, जब वो दरबार में आते थे ना, महाराज लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, नारे लगते थे। मेघनाथ को ये बोला जाता था रावण के पुत्र आ रहे हैं। जैसा रावण को सम्मान मिलता था ना, वैसा ही मेघनाथ को मिलता था। बट रावण के मन में ना सर एक डर था कि मेरे मरने के बाद इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि रावण के दिमाग में ना टेंशन बहुत थी सर। उसका रीजन बताता हूँ सर। एक भाई था कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो इंसान 6 महीने सो रहा है वो क्या साम्राज्य संभालेगा। क्योंकि जब आप साम्राज्य संभालते हो ना सर, आपको त्याग करना पड़ता है, नींद का, चैन का, पैशन का, इतना सब कुछ जोड़ लिया ना सर। तभी तो बोलते हैं कि जोड़ने के बाद ना सोने की लंका सर, समझो आप, उन्होंने इस लेवल तक इस अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाया हुआ था। तो मैं आज आपको पिता का डर बता रहा हूँ। एक तरफ मैंने आपको राम की आज्ञा भी बताई कि कैसे उन्होंने राम की, अपने पिता की आज्ञा मानी। अब यहाँ पे हम पिता के डर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात मंदोदरी की, ठीक है, मंदोदरी की देखो शादी तो हो गई थी रावण से, बट उसकी सारी जिंदगी रावण को सुधारने में ही निकल गई थी, ठीक है। वो उसे पता था डे 1 से ही
भाई रावण में कमियां हैं, ठीक है, बट आज हमारे समाज की नारियां भी आज बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है, जहां ऐसी भी हैं कि कुछ कमी पता चलते ही छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि चाहे जैसे भी हैं, ठीक है, बट जो है उनके साथ ही रहना है। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा एक एपिसोड भी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो राम की सेना ने बोला कि हमारे राम के तो नाम के पत्थर तैरते हैं महासागर में। उन्होंने रावण की सेना को बोला, तो रावण की सेना ने क्या हुआ, आके रावण को बोला कि उनके तो राम के पत्थर भी तैरते हैं, तो हमारा कैसे उद्धार होगा। तो रावण ने बोला चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हारे रावण के नाम के भी पत्थर तैरते हैं। तो उन्होंने कहा जी तैर के दिखाओ, उन्होंने तो हमारे को तैरा के दिखाया हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो अब लंकेश है, देखो रुतबा और ओहदे में तो अगर बोल दिया तो उसे पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी चलो, महासागर पे गए, उन्होंने एक पत्थर पे लिखा रावण और वो महासागर में डाला, वो बह गया, तैर गया, वो बहा नहीं तैर गया। तो ये कैसे हो गया। अब वहां पे हो गया लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, ठीक है, क्योंकि युद्ध चरम सीमा पर था, परिवार का विनाश तय था, ठीक है। तो रावण आया राज्य में, दरबार में, तो मंदोदरी को पता था ये नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बिता दी मैंने इतनी कि रावण के नाम का पत्थर तो नहीं तैर सकता। तो रावण जब अपने शयन कक्ष में जा रहे थे ना, वो अंदर से कुंडी लगाते, इससे पहले मंदोदरी घुस गई, कहती है मैंने जिंदगी में आपसे कभी नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मैंने आपको जिंदगी में समझाने की कोशिश की है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने की वही है जो आपके रुतबे ने आपको बोला है, पद ने बोला है, प्रतिष्ठा ने बोला है आपको। लेकिन आज मैं आपसे जान के रहूंगी, क्योंकि आज मैं विनाश देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक सुहागन रहूंगी और कब तक नहीं रहूंगी, लेकिन आज मेरे को बता दो आपके नाम का पत्थर कैसे तैर गया, ये तो हो नहीं सकता, और आपको मेरी कसम आज आपको बताना होगा। रावण ने कहा तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, मेरे नाम का पत्थर नहीं तैर सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को अपने बेटे के सामने भी अपना सम्मान रखना था, अपनी प्रजा के सामने भी रखना था। मैं उनको ले गया, मैंने वहां पे एक पत्थर पे लिखा रावण, और उस पत्थर को बोला तेरे को राम की कसम तैर जा। तो वो तैर गया। तो मंदोद नाम से ही वो तैर नाम गया। से तो नाम से भगवान तैर श्री गया। राम का नाम ही इतना था कि वो बहुत बढ़िया। और देखो जब सीता हरण हुआ था ना, सीता हरण के बाद रावण को भी पता था गलती तो हो गई है, लेकिन वही एक बार जब प्रतिष्ठा के ऊपर बात आ गई तो फिर विनाश तय कर लिया, ठीक है। लेकिन देखो जब उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को बोला ना, अभी हम थोड़ा सा डर की बात कर रहे थे, देखो उनको सिर्फ यही था कि मेरे सोने की लंका कौन संभालेगा। देखो हर पिता को ये होता है कि मेरे बाद पद, मेरे बाद पद। हालांकि कहते हैं कि बच्चा काबिल होगा तो बना अपने आप लेगा। मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ दीपक, सॉरी मैं आपको नहीं बिल्कुल, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि बाप पूरी जिंदगी एक मेहनत करता है, राइट, जैसे आपने बताया एक हम हर किसी की एक एज होती है, उसमें वो चाहता है कि वो पैसा कमाए और अपनी इज्जत कमाए और एक जैसे कहते हैं ना प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। और वही जब एक प्रतिष्ठा जब हो जाती है एक स्टेज के बाद में, वो चाहता है कि मेरी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो मेरे बच्चे हैं उसको संभालें। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हमें ना जो हमारे जो रामायण वगैरह है इनसे हम लोग सीख सकते हैं कहीं ना कहीं पे आकर के। आप महाभारत को भी अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम लोग उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि तो उनके मन में हमेशा ये था कि मेरे बाद सोने की लंका कौन संभालेगा, तो इसलिए वो मेघनाथ को अपना जैसा बनाने की कोशिश करते थे। और मेघनाथ का रुतबा भी उतना ही बराबर था जितना रावण का था, क्योंकि जब मेघनाथ भी दरबार में आते नहीं था ना, तो उनके भी अल्फाज रावण से कम नहीं होते थे। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना जीवन में अपने माता पिता का, मैं सर आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत क्लोजली मैं रामायण से कहीं कनेक्टेड भी रहा हूँ, ठीक है, मैंने रामलीलास वगैरह देखी हुई है और मैं कनेक्ट भी रहता हूँ, ठीक है। आपको ना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है ये मेघनाथ से सीखो। अच्छा, हाँ जी, मेघनाथ दरबार में आते ही रावण का कॉन्फिडेंस इतना ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेघनाथ की का भी जो कैरेक्टर है ना वो कोई हल्का कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि वो भी रावण से कम बातें नहीं करते। जिधर देखूं निगाह भर के उधर भूचाल आता है, मेरी दहशत के आगे जमाना थर थराता है। मैं बशर तो चीज क्या हूं, गर मेरी हो इजाजत तो चंद्रमा भी आसमां में मुझसे पूछ के चक्कर लगाता है। वो एक्चुअली क्या है, पता है कि पिता गलत है, पता है कि उन्होंने सीता का हरण किया है, पता है कि उन्होंने युद्ध करने कहाँ पे जाना है, और पता है कि मृत्यु निश्चित है,
लेकिन दरबार में आके अपने पिता के कॉन्फिडेंस को ऐसे ऊपर करते थे। अगर कॉन्फिडेंस ऊपर करना सीखना है तो मैं बोलूंगा मेघनाथ से सीखो। क्या बात है। आज हमारा समाज एक दूसरी दिशा में जा रहा है। कई बार वो कुछ पिता की बातों को लेकर, ठीक है, कई बार ऐसा अटेम्प्ट कर लेते हैं कि वो अपना जीवन तो खत्म करते ही हैं बट पीछे का जीवन भी खत्म कर जाते हैं। बट अगर लर्निंग सीखनी है ना तो मेघनाथ इज द बेस्ट कैरेक्टर। आप जहां पे कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है ओके करने को, वो राम भी बहुत अच्छा करते थे। देखो जब वो 1 पे जा रहे थे तो उन्होंने किस लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था। बट राम जो मेघनाथ थे ना, वो रावण का तो करते करते थे लेकिन प्रजा में भी वो ऐसा खौफ बना के रखते थे कि रावण के बाद भी रावण का पुत्र है। बहुत बढ़िया। और उन्होंने जब युद्ध करने की बात की थी, लक्ष्मण से युद्ध हुआ था तो यही बात बोली थी कि फतेह हासिल करके ही लौटूंगा। और एक बार तो फतेह हासिल कर ही ली थी जब जो है क्या कहते हैं लक्ष्मण को मूर्छित किया था। ठीक है, तो रावण एज अ पिता, एज अ फादर, ठीक है, ही बीइंग एज अ फादर, एज अ रावण, उसको ये था मेरा एक भाई है विभीषण जो आधा जो उनकी तरफ भगवान की तरफ रहता है और आधा जो है राक्षसी रहता है यहाँ पे, लेकिन उसका भक्ति मार्ग में ध्यान है। ठीक है, भाई मेरा सोता रहता है, पत्नी मेरी साथ तो है बट क्या है कहीं ना कहीं वो भी कहती है कि भाई राम की शरण में चले जाओ, सीता को वापस कर दो। ठीक है, तो उसके मन में यही था, सिर्फ एक मेघनाथ ही है जो आगे उसका कार्यभार संभाल सकता है, उसकी लंका संभाल सकता है, उसने जिंदगी भर जो दबदबा हासिल किया उसको संभालेगा। तो मेघनाथ एक बहुत अच्छा पुत्र रहा है सर, और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ऐसी चीजें सीखने वाली है। और उसकी जिद थी कि अगर राम अपनी पितृभक्ति से मजबूर है ना, अगर वो अपने पिता की बात मानने के लिए वनों को आ सकता है तो मैं अपनी पिता की बात मानने के लिए युद्ध कर सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई क्षति नहीं है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, बट इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि अगर मेरी मृत्यु भी हुई है तो मैंने पिता की आज्ञा को मानकर मृत्यु को एक्सेप्ट किया। तो मेघनाथ का कैरेक्टर इस तरीके का कैरेक्टर था। वेरी गुड। मतलब कि ऑनेस्टली ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ मेघनाथ के बारे में। तो जैसे आप बता रहे हैं वो इतना पितृभक्त था और वो भी रावण। बिल्कुल बिल्कुल सर। कहते ना कि राम को आइडल मानते हैं, रावण को आइडल नहीं मानते, और उस रावण का पुत्र होना और वो भी ऐसा पुत्र भक्त होना तो बहुत बढ़िया है। दीपक जी और थोड़ा डिटेल में बारे में बताएं मेघनाथ के बारे में, और उस मेघनाथ का जो कैरेक्टर है और आज के समय को अगर हम लोग रिलेट करें, आज की सोसाइटी को अगर हम लोग रिलेट करें तो आपको क्या लगता है कि कैसे वो कंपैरिजन हो सकता है? थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए मैं स्पेसिफिकली किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, बट अभी रिसेंट में एक एपिसोड हुआ था कि जिसमें एक अच्छे खासे डेजिग्नेशन पे एक व्यक्ति ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया। ठीक है, एंड सुसाइड अटेम्प्ट में उस बच्चे ने अपने फादर का नाम लिखा। ठीक है, कि मेरे लास्ट राइट पे भी वो ना आए, ठीक है, हाथ ना लगाने दिया जाए। देखो यहाँ पे इस कैरेक्टर को डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो इसलिए पड़ी है सर। ठीक है, आप एक चीज समझना, कई बार माता पिता जो डिसीजन लेते हैं ना सर, उसमें उस समय आपको नहीं पता चलता कि आपकी भलाई किसमें है। ठीक है, वो आपको बाद में पता चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, बाली का पुत्र कौन था? अंगद। ठीक है ना, और सुग्रीव ने अंगद को राम के हवाले ही सौंप दिया, जबकि राम ने ही बाली का वध किया था। बिल्कुल। ठीक है, अब एक बार तो मन में आता था कि भाई राम ने ही बाली को मारा है, बट फिर भी उसके पुत्र को वहां सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये भगवान श्री राम है। और बाली का वध क्यों किया गया था? क्योंकि बाली भी रावण से कम नहीं था। बाली ने अपने ही भाई की पत्नी का हरण किया हुआ था। अच्छा। जबकि रावण ने अपने भाई की पत्नी का तो हरण नहीं किया था ना, उसने तो। और देखो, अगर मैं रावण की बात बोलूं ना, आज का हमारा समाज जहां देखो किस दिशा में जा रहा है, जहां रेप का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक लड़की ने कितनी अच्छी बात बोली, मेरे को भाई के रूप में अगर चाहिए तो रावण जैसा चाहिए, जिसने अपने भाई की, अपनी बहन की बात मान के देखो कितनी लड़ाई छेड़ दी। और आज यहाँ चलती रहती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है ना, तो रावण का कैरेक्टर बहुत अहम कैरेक्टर था, मेघनाथ का कैरेक्टर बहुत अहम कैरेक्टर था। और इन सब में यहाँ पे एक चीज देखना, ये इतिहास क्यों नहीं रचते और ये इतिहास में जाने क्यों जाते हैं? ठीक है, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा सर, ये जो कान भरने वाले लोग होते हैं ना सर, देखो हम लोग रिश्तों के ऊपर बात करते हैं, घर के ऊपर बात करते हैं, परिवार के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि फील्ड ही हमारी रियल एस्टेट की है। ठीक है, कान भरने वाले जो लोग होते हैं ना, चाहे वो कॉर्पोरेट में लगा लो, ठीक है, ऑफिशियल कॉर्पोरेट में लगा लो या घर में लगा लो, इनकी कहीं भी ना
रिस्पेक्ट नहीं है। मंत्रा ने किसके कान भरे? केकई के। किसकी तबाही हुई? अयोध्या की, उसकी अपनी। ठीक है। शकुनी ने किसके कान भरे? दुर्योधन के। और किसका विनाश हुआ? महाभारत हुई। ठीक है ना। और एक धोबी ने किसके कान भरे? राम के। कि सीता जो है 14 वर्ष रह के आई है, एक बार परीक्षा तो ले लो। किसका विनाश हुआ? सीता मिलने के बाद भी नहीं मिली और 2 बच्चों को जन्म देने के बाद जो है वो चली गई। तो जिसने भी कान भरे हैं ना, कान भरने वालों की ना अहमियत उतनी होती है जितनी आपके पैर के नीचे जो डस्ट आ रही है ना, और वो आपके पैरों के नीचे दब रही है, बस उतनी ही होती है। चाहे वो आप तो कहीं ना कहीं उसी का होता है जो कान भरने बिल्कुल वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा सर कि आप अपलिफ्ट करने वाले बने, आप दूसरे को मोबिलाइज करने वाले बने, क्योंकि इतिहास हमारा गवाह है इन सब चीजों का। क्योंकि अगर मैं ये बात बोलता आया हूँ ना कि लोग कभी भी अपनी लड़की का नाम केकई नहीं रखेंगे, मंत्रा नहीं रखेंगे, ठीक है ना, वो इसीलिए कि आपके ना कर्म बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी है। लोग आज भी प्रेफर करेंगे राम रखें, लोग रखते भी हैं, लोग लक्ष्मण नाम रखते भी हैं, भरत है, शत्रुघ्न है। क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टर की मिसाल है। ठीक है ना। तो रामायण में आप कोई भी कैरेक्टर उठा के देखोगे, उन्होंने पितृभक्ति, आप भ्राता की भक्ति बहुत अच्छी की है। ठीक है ना। चाहे आप रावण का मेघनाथ से संवाद देख लो, चाहे आप रावण का विभीषण के साथ संवाद देख लो, या आप रावण का कुंभकर्ण से संवाद देख लो, तो आप किसी भी संवाद में देखोगे आप ये पाओगे कि हर किसी ने अपना रोल जो है ना अहम किरदार निभाया है और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। बट कभी भी मैं एक चीज बोलता हूँ सर, नखून कभी भी मांसों से जुड़ा नहीं होता। ये कहते हैं ना कि जब प्रेम की शुरुआत होती है ना तब रामायण होती है, बिल्कुल, और जब नफरत की शुरुआत होती है ना तब महाभारत होती है। तो रामायण प्रेम का सागर है। रामायण वो चीज है जब आप कोई अपार्टमेंट या फ्लैट या घर देख रहे होते हो ना, जिस फीलिंग से देख रहे होते हो, ठीक है ना, जो वहां पे वाइब्स आ रही होती हैं वो कनेक्ट होती हैं आपकी रामायण से, बिकॉज क्योंकि वहां पे आप दुनिया बसाना चाहते हो। ठीक है ना। तो जब दुनिया बसाने की बात करते हैं ना, तो आपको अपने कैरेक्टर्स को अपने इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। एंड इट इज अ वेरी सैड इवेंट इफ समबडी, अगर किसी ने ऐसा इवेंट किया है, तो मुझे नहीं पता कि क्या सोच के किया क्या नहीं सोच के किया, बट एक बार ये सोचना चाहिए था कि दुनिया में 2 आंखें आपको उस पिता की देन है, आप दुनिया में उनकी देन हो, चाहे कितना भी कुछ रहा हो। बट ये अटेम्प्ट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्न समथिंग फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मेघनाथ, लर्न समथिंग जो दुनिया के ज्ञाता हैं श्री राम, उनसे तो आप सीख ही रहे हैं। बट क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या मेघनाथ को एग्जांपल दिया है दीपक जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसा भी आपके फादर कैसे भी हैं, राइट, चाहे बुरे हैं, आपके लिए बुरा ही सोच रहे हैं, बट आपको मेघनाथ से समझना चाहिए, वो समझना चाहिए, राइट। एज अ सन आपको मेघनाथ को देखना चाहिए कि रावण गलत ही कर रहा था बट स्टिल वो अपने फादर के साथ खड़ा था। सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने जो ये लाइन बोली है ना, मेरे को आपके अंदर श्री राम नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, श्री राम ने ना अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये बात बोली थी कि हर पुत्र को अपने ना पिता की पितृ भक्ति करनी चाहिए। अगर पिता दुराचारी भी है तो भी पुत्र का ये फर्ज है कि वो अपने पिता को देव तुल्य समझे। जो पुत्र ऐसा नहीं करता उसका देवता तो दूर राक्षस भी उसका सम्मान नहीं करते। तो मेरे को आप में श्री राम नजर आए। थैंक यू सो मच। ये लाइन उन्होंने तब बोली थी जब वो अपने पिता के पैर दबा रहे थे और लक्ष्मण साथ खड़े हुए थे। तो आपने बिल्कुल वही लाइन बोली है कि हर चीज जो है ना वो अपने देखो, मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, पिता का कोई डिसीजन शुरुआती दौर में किसी बच्चे को गलत लग सकता है, बट अलाउ सम टाइम टू योरसेल्फ। करेक्ट, ठीक है ना। हम दूसरे को भी बोलते हैं ना, मेरे को थोड़ा सा समय दो, आप उस डिसीजन के लिए आप समय लीजिए। दीपक जी, आप ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस चीज को बड़ा फॉलो करता हूँ अपने काम के अंदर ना। कोई डिसीजन अगर जो है ना, फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, राइट, आई एम रनिंग अ कंपनी नेम पिंगल कैपिटल, राइट, सो आई एम इनटू मॉर्गेज। तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती ना उस समय, मैं टाइम लेता हूँ। मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ अलाउ मी सम टाइम, तो वो मेरे लिए समय मिल जाता है सोचने का। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि जो भी कोई ऐसा एक डिसीजन लेता है, राइट, उसको उसके बैकग्राउंड पे जाना एक बार जरूरी है, राइट। और आज के समय के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, वो आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से, ठीक है, वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए मेरे को आज का जो ये डिस्कशन है ना,
मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 1 घंटे का हमारा श्री राम के बारे में हमारी बात होती है, 1 घंटे हमने श्रवण कुमार के बारे में बात की, और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर मैं 5-5 बार भी लगाऊं कि हम लोगों ने इस चीज के ऊपर बात की, डर रिस्पेक्ट, ठीक है ना, और कहाँ वो डर जो है ना वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, ठीक है ना। द मोमेंट यू स्टार्ट कि ठीक है, देखो जिस कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे गीतों की कोई जगह नहीं है, करेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे शक्ति की जगह है, यहाँ पे मतलब भूकंप, बाढ़, समझ रहे हो आप, मतलब ये पेड़ क्योंकि हम क्योंकि कैरेक्टर वो डिसाइड कर रहे हैं, मेघनाथ, ठीक है ना, राइट। तो उनकी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमने इस कैरेक्टर को कनेक्ट करने के लिए हमने राम के उस चरित्र का हमने यहाँ पे चित्रण किया, जो उन्होंने आज्ञा लेकर उस चीज को स्वीकारा। नहीं तो क्या राम के पास ऑप्शन ये नहीं था कि ठीक है भरत को राज दे दो, जबकि राजा दशरथ ने ये बात बोली थी। क्या राम भी तो ये बोल सकते थे मेरे को वन क्यों भेज रहे हो, इतना बड़ा साम्राज्य है, उसके मन में भी आ जाता, राजा नहीं बनता, प्रजा में ही रहता हूँ, मैं देखूं तो सही कि भरत कैसे संभालता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। क्या लक्ष्मण के पास ये ऑप्शन नहीं था? वो एक बार भी ये बोलता कि भाई बात तो राम के साथ नहीं, भरत और श्री राम जी की बात हो रही है, भरत को मिलना, मैं क्यों जाऊं, लेकिन वो गए। ठीक है, इसे बोलते हैं आज्ञा को मानना। ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट थी भगवान श्री राम की अपने पिता के लिए, कि अगर मुझे मेरे फादर ने कोई चीज बोली है तो मुझे करनी है, एंड सेम वाज हैपनिंग विद मेघनाथ। अगर युद्ध के लिए बोला गया है ना, युद्ध का आगाज है, मेघनाथ को ये बात पता थी कि युद्ध छिड़ चुका है। मुझे एक चीज समझ में आती है इससे, राइट, जो कहते हैं ना कि जो माँ बाप बोलते हैं उसका आज्ञा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं, राइट, तो आपको फॉलो करना चाहिए। आपको मैं बताऊं सर, इसको ना हम ईश्वर सही कर देते हैं, ओके, क्योंकि ईश्वर का ही तो रूप है। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है, देखो हमने शुरू में एक डिस्कशन किया था कि एक 20 साल का गैप रहता है, ठीक है, बच्चा है, उसके फादर है, फादर के फादर है, फिर उसके, तो ये 20 साल का जो गैप है ना, ये रहता है। तो उस समय हो सकता है बच्चे को समझ नहीं आई, जैसे हम अपने कस्टमर के लिए बोल देते हैं अलाउ मी सम टाइम, ठीक है। अगर हम अपने आप को भी उस टाइम देंगे ना और थोड़ा सा समझेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ये देखो कितना डिसीजन मेरे लिए सही था। कई बार हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें ये पता चल रहा होता है कि आगे मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन वही मुसीबत हमारे फादर को ना लोही से भरा हुआ ट्रक दिखाई दे रहा होता है, बट वो हाथ में पकड़ेंगे तो वो दिख बड़ी रही है बट है छोटी, बट हमें वो बड़ी लगती है, हम डर जाते हैं और अपने ही जीवन के ऊपर हम उसका कोई अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट गुड। तो आज इस कैरेक्टर के ऊपर बात करने की नौबत भी इसलिए आई कि वी हैव टू लर्न समथिंग, ठीक है ना, कि लंका में कौन ऐसा नहीं था जिसको पता था कि गलत अटेम्प्ट हुआ है। अब लंका का जो है ना सर्वनाश है, किसे नहीं तो पता था। दीपक जी, मेरा ये मानना है, जैसे हम मानते हैं कलयुग चल रहा है, राइट, जिससे सतयुग में कहते हैं ना भगवान श्री राम थे, ठीक है, तो कलयुग में क्या हम माने कि मेघनाथ जैसा पुत्र होना भी एक बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर। अब आप एक मेरे को मतलब, मैं मानता हूँ कि हर इंसान, मतलब कि जो कलयुग चल रहा है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कोई भी इंसान, मैं बोलूँगा, सही नहीं है, राइट। तो अगर इस कलयुग के अंदर अगर हमारा मतलब कि अगर आपका पुत्र मेघनाथ जैसा है, तो आपके लिए वो भी एक ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं। वो भी ब्लेसिंग है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो आपके सही में भी सही है और आपके गलत में वो एक्चुअली क्या है, रिस्पेक्ट आपके डेजिग्नेशन की है, बिकॉज यू आर माई फादर, राइट। वो ट्रीट कैसे कर रहे हैं कि ये मेरे पिता है, मेरे पिता का दबदबा है। सर अगर शेर का बच्चा शेर नहीं होगा ना, गीदड़ के जैसा होगा। आप बात को समझो, शेर के लिए भी हानि है और गीदड़ के लिए भी हानि है। दुनिया उसको रियलाइज कराएगी। अपने पिता को देख और तू देख, तो ये the same is happening in a society, बिल्कुल। तो पिता के जैसा भी बनना बहुत जरूरी है, एंड ये तभी आता है। देखो मैं फिर आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जब एक बच्चा, ठीक है, उस दौड़ में शामिल होता है ना, कि जब उसको बटोरना क्या, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, अब जोड़ तो रही है एक लेवल तक, अब सारी जिंदगी आप उसको लेकर भागते थोड़ा रहोगे। नाउ अब आपको लगता है कि ये मेंटेन कैसे रहेगा, एंड मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट यू आर कलेक्टिंग। कलेक्शन इज वेरी इजी, पैसा कमाना बहुत आसान है, उस कमाए हुए पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है। दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट, और आप तो इस चीज के एक्सपर्ट हो सर। हाँ, यू आर गिविंग अ गुड मैसेज टू एवरीवन हाउ यू कैन लीवरेज योर मनी। तो वो उसको संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए आप हर पुत्र अपने पिता, चलो आज हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए हम अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने भी जो अभी तक जोड़ा हुआ है,
तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? मेरी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन जनरेशन और बड़े। यस, वो बढ़े और वो मेंटेन रहे। करेक्ट। ठीक है ना, सपोज करो मान लो मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं और मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो मेंटेन करना मेरे मन में रहेगा नहीं, ये सीखे तभी एक मन में आता है मजबूत बन। तो और अगर बच्चा शुरू से मजबूत होता है ना, तो पिता को कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस के मामले में अगर जो बात अच्छी लगे ना सर, उसको मैं कहता हूँ 2 बार क्या 4 बार क्या, अगर वो पेनिट्रेट होती हो ना दिमाग में, वो पर्सनैलिटी में, क्योंकि हम लोगों का ये डिस्कशन करने का पर्पस क्या है? Because we want to give a right message to the society through this concept, Ramayana, through this concept, family concept, through the concept storytelling and through the concept festival celebration. Correct. Because क्योंकि इन एक सतयुगी एक ऐसा समय था जहाँ पे हर चीज को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। Correct. तो इन सब चीजों के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और अगर हम कोई भी मैसेज दे पाते हैं तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वी कैन से यस, I being a son, I am a very good son of my father, because I am capable to carry forward the legacy of my parents. What मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जो सिखाया पढ़ाया वो एक अलग चीज है, but that was a part of the education, that was the part of my childhood, but I being as a mature boy now, ठीक है, it is my moral responsibility to carry forward the legacy or bring the legacy to the next level. नेक्स्ट लेवल पे ले जाना वो है। और हमने शुरू में बात की कि रावण की टेंशन का विषय यही था, क्योंकि उनके घर में कोई भी ऐसा नहीं था। ठीक है, हमने विभीषण की बात की, वो नहीं थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, मंदोदरी साथ नहीं थी। सर जो जोड़ा है वो प्रजा के लिए थोड़ा जोड़ा है, तभी तो कहते हैं सर जो आज आपके पास है उसे एंजॉय करो, नहीं तो जोड़ा हुआ अगर आप छोड़ गए तो लोग बादाम खाएंगे। आप ये बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको अपना सिमिलर कैरेक्टर तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस राम और मेघनाथ में था, है और रहेगा। ऑल्दो दोनों ही कैरेक्टर बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बट मेघनाथ को भी हम तभी कहते हैं ना दीपक जी, लेजेंड्स मेक लेगेसीज। यस यस यस, तो जो लेजेंड्स होते हैं ना वो लेगेसीज बनाते हैं। सर एक बात बताओ, कुछ तो था ना कैरेक्टर में जो आज हम, और देखिए कहीं ना कहीं जो मैं मानता हूँ, भगवान श्री राम, हम लोगों को भगवान श्री राम का वंश माना जाता है, वंशक माना जाता है, राइट? तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक लेगेसी बनाई, तो वो लेजेंड्स थे, उन्होंने एक लेगेसी बनाई, ये है बिल्कुल। और आप देखिए रावण ने अपनी पूरी लंका को वो किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं कहीं ना कहीं ये रिलेट होता है आपके कर्मों से भी। बहुत बढ़िया। नहीं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को। एंड देखिए सर, मैं ऑल्दो ठीक है, ये कैरेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर हमने जितना डिस्कशन किया, जो हम राइट मैसेज देना चाह रहे थे वो हम दे पाए हैं। बट अगेन आई वुड रिपीट, डर, रिस्पेक्ट, इसको हम कहीं ना कम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कम कर सकते हैं? हमारे इन आज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, ठीक है, इट्स अ फादर डे, ठीक है, और जिसके ऊपर मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, हम जिस कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं ना सर, मैं बताऊं सर, आप और हम कुछ भी नहीं है उस कैरेक्टर के ऊपर बात करने के लिए। देयर इज वन पावर दैट इज कॉल्ड सुप्रीम पावर। एक्चुअली ही इज गिविंग पॉजिटिव वाइब्स टू अस, ऑन अस, so that we can discuss good things on this topic and give a right message to the people. They can learn something from this concept. और अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो सर ठीक है, मैं यही बोलूँगा वी आर थैंकफुल टू द गॉड। और मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, इस चीज़ को हम कर सकते हैं सर। कैसे कम कर सकते हैं? ये जो डर वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर पिता और बेटा दोनों एक दूसरे को ये चीज़ बोल दे, ठीक है, कि तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बोल दें तो आप कहते हैं सर, जब ना किसी लड़का लड़की की नई शादी होती है, ठीक है, तो दोनों के सामने एक कंपटीशन होता है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा, बट दोनों में से कोई भी नहीं बोलना चाहता। बट आप एक गाना गा लो, ठीक है ना, लो आज मैं कहता हूँ एंड लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, बट यू आर प्रेजेंटिंग अ सॉन्ग, बट इनडायरेक्टली यू आर आस्किंग टू समवन कि उन्हें तुमसे प्यार है, अगर हाँ एक्सप्रेस है। बट अगर आप अपने फादर को या सन फादर को डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे ना, तो आप इनडायरेक्टली बोल दो, आप कोई सॉन्ग प्रेजेंट कर दो। अब आपने देखा होगा सर, हमने श्री राम के ऊपर बात की तो भी हमने सॉन्ग को प्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है सर, ठीक है मैं अपने शब्दों के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ठीक है अगर उन्होंने किसी गीत के माध्यम से, ठीक है, कहीं पे
एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है तो शायद मैंने उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर श्रवण कुमार ने अपनी वेदना व्यक्त की है तो हमने उसको प्रेजेंट की है। Correct. और अगर मेघनाथ के कैरेक्टर के लिए भी हमको राम की आज्ञा का जो अमाउंट है, किस अमाउंट में उन्होंने अपने फादर की बात को माना और किस तरीके से माना, पूरी अयोध्या को वो साथ लेकर चले, ठीक है। तो इस तरीके का जो है ना, सोसाइटी में हर बच्चे को, हर लड़के को ये सब करना चाहिए। और जी, आई एम रियली हाँ, थैंकफुल कि आप ना इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, और बहुत बढ़िया। मतलब कि मेरे को नहीं लगता कि कोई भी होगा जो इन टॉपिक्स पे इतना डिटेल में डिस्कस करता होगा। नहीं सर, देखो आई फील सो प्राउड कि देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, 5700 ब्रोकर हैं सर फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। एंड अगर मैं गुड़गांव जैसे शहर की बात करता हूँ तो 25 से 30 हज़ार के आसपास द पीपल दे आर एसोसिएटेड विद डेवलपर्स एंड दे आर वर्किंग, दे आर इंडिविजुअल वर्किंग। बट लोग मेरे से पूछते हैं हाउ यू आर डिफर फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर, अगर रियल एस्टेट में मेरे को खाली बाइंग सेलिंग और रेंटिंग ही करनी थी तो आई वाज फीलिंग वेरी गुड व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद डेवलपर, ठीक है। बट घर जब आप प्रमोट कर रहे हो ना सर, आप उसके आगे भी एक कहानी है, ठीक है। आपका रोल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता कि यू आर इनटू इन द प्रोसेस टू शोकेस द प्रॉपर्टी, यू आर आस्किंग टू द कस्टमर। सर आई फील सो प्राउड। आप मतलब ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, आप मेरे से पूछो ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी। एंड सीरियसली आपको बताना चाहूँगा सर, व्हेन आई वाज इन माय लास्ट कंपनी, लास्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, वो तो मेरे घर जैसी कंपनी है सर, मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा है सर। एंड जब कोई कस्टमर आता था ना सर, मतलब एंड अगर उसके साथ पेरेंट्स हैं, साथ हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो हमें लगता था कि सर इनको प्रॉपर्टी दिखानी है, बट प्रॉपर्टी दिखाने के बाद क्या होगा, ये अपने पेरेंट्स को भी लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। बट अगर चारों एक साथ आते थे ना सर, और सपोज करो मान लो उनके आने का टाइम 11 बजे का है सर, मैं उनको तकरीबन 5 बजे के आसपास मतलब पूरी तसल्ली कराने के बाद उनको, एंड मेरा पर्पस कभी ये नहीं रहता कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लो, मेरा पर्पस ये रहता है कि क्या मैं आपको आपके एम तक कहीं कनेक्ट कर पाया हूँ। Because family is all about love, care, emotions and connections, and these create stories and stories become legacies, and Correct. it is very important. And if we have taken the example, first is the Rama, second is Shravan Kumar, third is Meghnath, and especially today we are celebrating the day, the Father Day, which is the biggest day of every child, ठीक है। मतलब हर उस बच्चे की जिंदगी में कितना अहम रोल है, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद भगवान ये चाहता है, ठीक है ना। तो धरती पे अगर कोई भगवान है ना, तो वो आपके पिता है, एंड यू शुड हैव टू गिव अ एक्स्ट्रा लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब आप कर्ज उतारने की ना सोचना भी मत, आप प्रिंसिपल तो, ब्याज तो दूर की बात, प्रिंसिपल भी नहीं दे पाओगे आप, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई ठीक है हम केयर कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप देखना इन दो चीज़ों में भी बहुत फर्क आ जाता है। एक बोलता है जी माता पिता मेरे साथ रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना सर, कई बार लोग फ्लोर के ऊपर आपस में डिस्प्यूट में आ जाते हैं, फिर आ जाता है कि जी 15 दिन पेरेंट्स इसके साथ रहेंगे, माता पिता इसके साथ रहेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा निकल के आके ये बोलता है जी मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी गुडविल कहाँ बनती है, कहाँ नहीं बनती, बट आप गुडविल बनाने के लिए अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं, पेरेंट्स आपके साथ रहने चाहिए, इस टाइटल को एक्सेप्ट करो, सो दैट कि आप जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज बन पाए। बिल्कुल, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो आपके साथ निस्वार्थ है। तो आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मूवमेंट वो होता है, ये एज लेवल वो होता है जहाँ पे उनको भी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सो द मूवमेंट व्हेन दे आर नीडेड फॉर यू, ऑफ यू एंड अप टू यू, तो आप उनको फुलेस्ट क्वालिटी टाइम दीजिए। यू गिव योर बेस्ट ऑफ योर क्वालिटी टाइम टू योर पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने आपके लिए अगर बारिश बार हो रही है और आपके ऊपर बूंद भी नहीं आ रही, तो समझो ऊपर कुछ है, एंड योर पेरेंट्स, ठीक है ना। महंगाई बहुत है, घर में आटा नहीं है, बट आपको रोटी मिल रही है, somebody is there, ठीक है। सो यू शुड हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट। आपके फादर की इतनी आमदनी नहीं है, बट आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, एंड नो वन इज आस्किंग के आपकी फीस, बट आप एक अच्छा स्कूल, आप भविष्य में ये बोल पा रहे हो कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, एंड गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। ये उनका सेक्रीफाइस है, त्याग है, ठीक है ना। अगर 2 रोटी में से 1 रोटी शेयर करने वाली माँ होती है
कि जब बेटा भूखा है तो सबसे पहले माँ ये बोलती है कि मैंने तो अभी खाई है तो मेरा बेटा खा ले, बट उस 2 रोटी के पीछे जो एफर्ट होते हैं, जो पसीना होता है, ठीक है ना, जो एक स्ट्रगल होता है, वो कहीं ना कहीं एक पिता का ज़्यादा होता है। ऑल्दो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, बट कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइस का अमाउंट ऑफ परसेंटेज है, इट्स अ बिगर देन ऑफ मदर। हालांकि माँ का भी ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, ठीक है ना, क्योंकि माँ 9 महीने पेट में रखने के बाद प्यार करती है। पिता सालों साल तक वो आप ही की पूर्ति के लिए सोचता है। तो पिता के सेक्रीफाइस को आप किसी भी कीमत पे ना भूलें, और वो आपको करना चाहिए। और सोसाइटी है, समाज है, ठीक है, आप किसी से भी कुछ ना सीखें, क्योंकि जो निस्वार्थ रिश्ते होते हैं ना सर, वो आपको वो चीज सिखाते हैं जो आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बट वो आपको जीवन में पता चलेगी, बट आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। बट इसके अलावा दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, बिल्कुल आपका कोई भी नहीं है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, बट आप उनको एडमिट करें, आप उनको एक्सेप्ट करें। कहते हैं ना कि यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स, राइट। तो जैसे आपके माँ बाप हैं, देखिए मैं सिंपल एक चीज़ मानता हूँ कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, राइट। सो मे भी हो सकता है जाने अनजाने में कुछ हो सकता है कि जैसे अभी ये इंस्टेंस के हम लोगों ने डिस्कशन किया, राइट, फादर से कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जो बेटे को अच्छी ना लगी हों, बट वो जो एक मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर वो एक सही नहीं था, जो मेरा मानना है। एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत सारे रियल एस्टेट के लोगों से मिलता हूँ, एंड जो आपकी सोच है वो सच में ही बहुत डिफरेंट है उन लोगों से। लाइक देखिए, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक सोसाइटी के लिए जो एक आप एक मैसेज दे रहे हैं आज के समय के अंदर ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, राइट, वो कुछ एक गुड इसमें से जो एक हमारे एक अच्छे थॉट्स आपने जो शेयर किए हैं वो अगर उन तक पहुंच रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि वी आर गिविंग समथिंग टू सोसाइटी कहीं ना कहीं पे आकर के। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सीरियसली सर, यू आर सेइंग वेरी परफेक्टली, यू वेल सेड। व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर ना, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा ये स्टोरी कॉन्सेप्ट कैसे करोगे, ये क्या होता है। एंड ठीक है, जब आपको डिफरेंट करने लगते हो ना सर, तो पहले दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, ठीक है, फिर जब आप करते जाओगे तो उनकी हंसी कम होगी एंड कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर थोड़ा बढ़ेगा, बट बाहर आपको शोकेस नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो उस चीज को नहीं कर रहे, ठीक है ना। और जब आप करके दिखा दोगे ना, फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेंगे हम शायद कहीं कमी कर रहे थे, ठीक है ना। तो लोग अपनी कमी, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सर, व्हेन यू आर डूइंग योर थिंग्स डिफरेंटली ना, लोग कभी भी सर आपकी कमियों की वजह से आपको नापसंद नहीं करते कि एक इंसान के अंदर कमी है तो इसको नापसंद करना है, आपकी खूबियों की वजह से आपको नापसंद करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो अगर आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है ना, बहुत सारा आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप लोगों की नजरों में खटकोगे आप, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई लर्नड व्हेन आई वर्किंग आउटसाइड इन द मार्केट एंड गेटिंग द एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। लाइक अब मैं अपने बेटे को ये चीज सिखाऊंगा, ठीक है, एंड फिर ये आगे। तो द कॉन्सेप्ट इज के जो फादर सिखा सकते हैं ना, वो दुनिया नहीं सिखा सकती। कुल मिला के इसका निचोड़ यही है, ठीक है। और आपको रिस्पेक्ट देनी है या नहीं देनी, आज्ञा माननी है नहीं माननी, माननी है, नेक्स्ट लेवल की माननी है, जैसे राम ने मानी थी वैसे माननी है। एंड राम भी अच्छे थे और मेघनाथ भी अच्छे थे, बट आपने माननी है। तभी कहते हैं ना, आपके जो पहले गुरु होते हैं ना, वो आपके फादर होते हैं, राइट। देखिए, गुरु को एक अच्छा वो दर्जा दिया जाता है, तो कहते हैं जो पहला आपका जो गुरु है वो आपके फादर ही होते हैं, चलना जिसने आपको सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये है, क्योंकि देखो सर, ये एक ऐसा करेक्टर है, अगर मैं एक माँ के करेक्टर की बात करता हूँ ना, तो माँ हमेशा अपने बच्चे को गोदी में लेती है, वो ही चाहेगी कि बच्चा उतना देखे जितना मैं देख पा रहा हूँ। और पिता अपने को बच्चे को उठाएंगे, वो सीधा कंधे पे उठा लेते हैं कि जो मैं नहीं देख पा रहा ना, वो मेरा बच्चा देखे। एंड ये जो मेरा डर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी एक चीज देखिए, जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की हमने बात की है ना सर, ये इसलिए है कि द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग ना, यू आर नाउ वांटिंग कि मेरा बेटा इससे भी अच्छी लाइफ जिए। करेक्ट। सो दैट इज द रीजन। अच्छा, जो एफर्ट आपने किए हैं, बट वो आपके बच्चे को वैसा स्ट्रगल ना करना पड़े, स्ट्रगल करे बट एडवांस लेवल का करे, जो उस समय का होगा। बट आप कभी नहीं चाहोगे कि जो
अगर धूप में चलते चलते आपके पैर में छाले पड़े हैं तो बेटे के पैर में भी पड़े, ठीक है, बट फिर भी आप चाहोगे बेटा अमीर बने, बेटा जो है वो स्ट्रगल करना सीखे, ठीक है ना, वो अटेम्प्ट्स को सीखे, वो डील कैसे करती हैं कैसे नहीं करते डील। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रियल एस्टेट डील्स, आई एम डीलिंग के किसी के साथ कम्युनिकेशन में, यस, आप कैसे निपुण बनते हैं वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑन दिस डे ऑफ स्पेशल डे फादर डे, वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट विल बी इफ यू आर आस्किंग टू योर डैड, ठीक है, आई कैन हैंडल मच बेटर, नॉट मोर देन यू, बट यस ऑफ कोर्स मुझे अपना बचाव कैसे करना है ये मुझे आता है। आप अपना बचाव करना भी अगर ये अपने फादर को आप बता दोगे ना कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आई एम श्योर कि दिस विल बी द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ योर फादर फॉर यू, ठीक है, जो उनको एक नहीं यार अब बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक घर के अंदर हमेशा ये होता है कि जब दो बच्चों में से एक बच्चा कमजोर होता है ना तो पेरेंट्स का झुकाव कमजोर बच्चे की ओर रहता है, तो डिस्प्यूट का एक कारण बच्चों में ये भी आ जाता है कि उसको ज्यादा प्रेफरेंस है मुझे नहीं, ठीक है, तो पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा था, तू तो स्मार्ट है, तो बाहर की चीजें कर सकता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उन्होंने आपको कम जो है आपको तोला है और जो चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पा रहा उसको उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे उनके मन में डर है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, दिस इज फियर। तो जब आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना तो आप ताकत बन जाते हो, और जब आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते ताकत आप तब भी हो, लेकिन वो ताकत अपने ही घर में से वो आपको दे रहे होते हैं। अब जैसे दो बच्चों में से एक पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं इसको 70% इसको 30%, तो आप देखना 30% वाला बोलेगा अगर इस भाई को 100 भी देना दे दो, आपका ये बेटा बहुत कुछ कर लेगा। तो जब आप ऐसा कॉन्फिडेंस देते हो ना तो दोनों बच्चों के प्रति फिर पेरेंट्स सिक्योर हो जाते हैं, फिर वो टेंशन फ्री हो जाते हैं एंड वो एक हैप्पी और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। तो एनीवेज मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन ड्यूरिंग दीज 3 days, जिसमें हमने राम के ऊपर बात की, श्रवण कुमार के ऊपर बात की और आज हम लोगों ने मेघनाथ के ऊपर बात की। एंड इन 3 कैरेक्टर्स के साथ साथ हम जो मैसेज दे पाए हैं मुझे अच्छा लगता है, हम लोग एक अच्छा मैसेज दे पाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऑन दिस डे ऑफ स्पेशल डे फादर डे आई वुड आस्क टू एवरीवन, ठीक है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि अगर आप एक पिता हैं तो अपने बेटे को गले लगाएं, ठीक है, उस डर को खत्म करें, हग करें, हग के कुछ सेकंड्स बढ़ा के करें सो दैट कि आप उसको फील करवाएं अच्छा सा, लाइक जो पीछे की थपथपी होती है ना वो मैसेज दे दिए, यस आई एम विद यू फॉर अ लॉन्ग रन, दैट गिव अ कॉन्फिडेंस टू योर सन कि जो पीछे थपथपी आ रही है इट्स अ बिगर कॉन्फिडेंस। एंड बेटे को भी जो है वो कुछ सेकंड्स होल्ड करके जो है ना हग करके कहना चाहिए कि यस ऑफ कोर्स मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरूंगा। एंड आई एम श्योर कि दिस विल बी द बिगेस्ट डे ऑफ फादर डे इन द लाइफ ऑफ सन, के यार मैंने ये मूवमेंट किया था। एंड भविष्य में शायद अगर इस पॉडकास्ट को कोई देख रहा है तो शायद वो फ्यूचर में कभी कहीं किसी जगह पे ये ना बोले कि मैंने अपने फादर को नहीं बोला, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगेगा कि शायद हमारे इन 3 दिनों के एफर्ट में कुछ कमी रह गई है। बट ये ऑफ कोर्स इवन जितने लोग देख रहे हैं अगर उन्होंने भी ये अटेम्प्ट कर लिया तो मुझे ऐसे लगता है कि सर हमारी मेहनत जो है वो सफल रही। एंड ठीक है, अच्छा फील करूंगा और आगे इस जर्नी को कंटिन्यू करता रहूंगा। सो तुषार, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये फादर्स डे? फादर्स डे मैं पापा के साथ घूम के, पापा के साथ वो चीजें सीख के जो पापा आगे जो दुनिया में कर रहे हैं वो चीजें सीख के सेलिब्रेट करना चाहूंगा, ताकि उनको एक श्योरिटी हो कि तो आप लर्निंग्स लेंगे फादर से, राइट? फादर्स डे कि उनको एक श्योरिटी हो कि हाँ कि मैं भी उनके जैसा हूँ, शायद उनसे बेहतर नहीं हूँ लेकिन उनके जैसा हूँ। एंड दीपक जी, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है सोसाइटी के अंदर, राइट? और जिस तरीके से आपने फादर और सन का एक रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बात करी, ठीक है, लाइक हमने श्री राम के कैरेक्टर पे बात करी, हमने श्रवण के कैरेक्टर पे बात करी, हमने अब ये मेघनाथ के कैरेक्टर पे बात करी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि हमें इन सबसे एक लर्निंग लेनी चाहिए, राइट? वो लर्निंग यही है कि हमें जो एक फादर और सन का रिलेशनशिप हम लोग जिसको मानते हैं कि उसमें जो एक डिस्टेंस, एक जिसमें कहते हैं ना एक डर और रिस्पेक्ट है,
उसको कहीं ना कहीं हमें उसको एक बैलेंस करना चाहिए, राइट। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ऑन दिस फादर्स डे बच्चे अपने फादर को जा कर के अच्छे से हग करें, आई लव यू बोलें, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आता है कि हमें वो एक्सप्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आज के समय में नहीं है, राइट। तो अपने फादर के साथ में एक्सप्रेसिव हों, राइट, एज अ सन मैं ये बोलूँगा, ठीक है। और फादर्स को भी ये बोलूँगा कि अपने बच्चों के साथ एक्सप्रेसिव हों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपक जी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था मेघनाद के जीवन से जुड़ा वह दृष्टिकोण जो हमें बताता है कि एक पुत्र अपने पिता के प्रति जो सम्मान और जो कर्तव्य के लिए किस हद तक समर्पित हो सकता है। उम्मीद है हमारे सीरीज का ये जो तीसरा एपिसोड है आप सबको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा, इस एपिसोड का जो दृष्टिकोण है वो सब आप सबको एक अलग दृष्टिकोण दिखाया होगा, तो इसे पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा अगर इसका कोई और दृष्टिकोण हो सकता है हमारे फादर्स डे का। तब तक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।